स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रॉकेट लैब का जो नया रॉकेट है यानी न्यूट्रॉन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये समझिए कि न्यूट्रॉन रॉकेट का डेवलपमेंट अनाउंसमेंट हुआ है, यानी कि कंपनी आके सामने से बताती है, क्योंकि ये कंपनी अब पब्लिक हो चुकी है। मतलब पहले प्राइवेट चल रहा था, अब पब्लिक हो चुकी है, यानी स्टॉक मार्केट में है। तो पब्लिक को आपको बताते रहना, तभी आपका स्टॉक वैल्यू ऊपर जाएगा। ये इन्होंने पब्लिक के साथ शेयर किया 2 दिसंबर 2021 में। और इनका आइडिया ये है कि मतलब अगर टैगलाइन कहें तो टैगलाइन इनका ये है कि जो रॉकेट 2050 में बनना चाहिए वो हम अब बना रहे हैं। मतलब ये एकदम नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट के पीछे काम कर रहे हैं। और इनका टारगेट होगा वेरी क्विक टर्न अराउंड, यानी लॉन्च किए, रिफ्यूल किए, फिर से लॉन्च किए। मतलब बहुत क्विकली ये करना चाहते हैं। टर्न अराउंड टाइम पे इनका मेन फोकस है। और इनका मतलब एम जो है कि रॉकेट कैसा होगा, रॉकेट का एम है कि 8 टन का सिस्टम में, यानी कि अगर आपको 8 टन तक ले जाना है कोई चीज़, तो वो इस रॉकेट के सिवा कोई और रॉकेट इसके आसपास compete नहीं कर पाएगा। ये वन ऑफ दी बेस्ट 8 टन क्लास रॉकेट होगा। मतलब जैसे अगर फाल्कन 9 कहें तो फाल्कन 9 20 टन तक जा सकता है। 13-15 टन तक तो वो रियूजेबल भी रहता है। तो ये 8 टन करेगा। ऐसा और ऐसा 8 टन क्यों क्यों मतलब ज़्यादा नंबर क्यों नहीं किए। बात ये कि इन्होंने पूरा मार्केट का स्टडी किया और हिसाब आया कि 9 मतलब ऑलमोस्ट 100% टाइम में 8 टन के अंदर ही रहते। तो अगर 8 टन रीयूजेबल होने के बावजूद भी अगर आप लॉन्च कर पाते तो ऑलमोस्ट कोई चीज़ ऐसा नहीं बचने वाला जो आप इसमें लॉन्च ना कर पाएँ। तो यही इनका टारगेट है। तो बात करते हैं ये काम क्यों ऐसा कर रहे हैं। मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन बनाया, अभी इलेक्ट्रॉन का बहुत साल हुआ भी नहीं है और अब ये इसको रिटायर करने पे आ जा रहे हैं। बात ये समझिए कि रॉकेट में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं जो फिक्स्ड होता है, यानी कि आपका रॉकेट 1 किलो स्पेस पे भेज रहा है या 100 किलो भेज रहा है, फर्क नहीं पड़ता। उसको कहते हैं बहुत सारा मतलब आपका साइज जो है रॉकेट के साइज से आपको खर्च में फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन मतलब बहुत सारा रॉकेट इंडस्ट्री का जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स्ड रहता है। जैसे कि आपका परमिट्स, आपको जितने भी गवर्नमेंट से परमिट लेना है, फिर लाइसेंसिंग जितना आपको रूल्स रेगुलेशन जहाँ पे जितना चाहिए, रेंज सेफ्टी, ये सब आपको ज्यों का त्यों करना ही पड़ेगा। तो घुमा फिरा के फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है कि इतना। जैसे मान लीजिए उसका रफली मान लीजिए $2 मिलियन लग रहा है, तो $2 मिलियन आपका फिक्स है। वो आप छोटा रॉकेट लॉन्च करें, बड़ा रॉकेट लगाए, उससे भी बड़ा करें, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 मिलियन फिक्स है। तो हिसाब वही रहता है। और रनिंग कॉस्ट एक कंपनी का मतलब अगर एक स्पेस ऑर्बिटल क्लास कंपनी बनाना आप चाहते हैं, उसमें कितने लोगों को आपको हायर करना पड़ेगा, कितने लोगों को रन करना पड़ेगा, वो बहुत महंगा पड़ता है, सस्ता चीज़ नहीं है। तो उस तरह की कंपनी को आप कैसे फाइनेंशियली वाइबल रखेंगे, यानी कि प्रॉफिट पे कैसे चलेंगे, तो उसका एक सीधा तरीका होता है, जितना ज़्यादा पेलोड लॉन्च कर सकते हो और जितना जल्दी कर सकते हो। क्योंकि आप समझिए सैलरी आप किसी को कैसे देते हैं, मंथली बेसिस पे देते हैं। अगर उस महीना में आप मान लीजिए उनसे 30 लॉन्च निकलवा लेते हैं, बल्ले बल्ले, वहीं पर अगर आप सिर्फ 10 लॉन्च निकालते हैं तो आपका एक्सपेंडिचर कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है पर लॉन्च के हिसाब से। तो इसीलिए समय मेन टारगेट होता है कि जितना ज़्यादा हो सके पेलोड लॉन्च करो और जितना जल्दी हो सके वो करो। तो रॉकेट को रीयूजेबल तुरंत होना चाहिए। तो यही इलेक्ट्रॉन में देखिए उन्होंने स्टार्ट किया था कि नहीं रीयूजेबल नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर हो ही गया कि भाई इसका केडेंस, यानी कि कितने फटाफट ही आप काम कर सकते हो, उतना है ही नहीं कि इनको रीयूज पे घुसना ही पड़ा। और रीयूज पे अभी कोशिश कर रहे हो और मतलब जल्दी ही ये फाइनल एक्चुअल मिड एयर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और इससे ये दूसरा भी फायदा होता है कि बेटर रेवेन्यू स्ट्रीम आ जाता है। अभी इनका जो मतलब इनकम है वो तब बम नहीं है। और इनकम आप बड़ी कंपनी का कभी भी नहीं चाहोगे स्टॉक मार्केट पे आए, कि स्टॉक वैल्यू जा रहा है तो ही जा रहा है, क्योंकि स्टॉक वैल्यू जितना स्पीड से ऊपर जाता है उतना स्पीड से नीचे भी जाता है। तो आप चाहते हो कि आपका जो मेन इनकम है, जो मेन कैश फ्लो है, वो इंडिपेंडेंट रहे, वो एकदम बम चलता रहता है, कि स्टॉक में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए ये रॉकेट सब है। मतलब छोटा रॉकेट समझिए हमेशा कंपनी को डुबा ही देता है। छोटा रॉकेट का सिर्फ एक काम होता है कि तैयारी कर दे, आपको ट्रेनिंग दे दे और आप आगे बढ़ो। तो इलेक्ट्रॉन कंपनी के साथ भी वही हो रहा है। रॉकेट लैब ने बनाया, सीखा, समझा और अब आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसा इंडिया में भी होगा? हाँ, इंडिया में जितने भी छोटे रॉकेट लॉन्च प्रोवाइडर है जो छोटे छोटे रॉकेट्स पर काम कर रहे हैं, वो तुरंत बैंकरप्ट हो जाएंगे अगर उसी रॉकेट पर चिपके रहे। उस रॉकेट को सीखें, समझें, लॉन्च करें और उसके बाद धड़ाक से उससे जितना जल्दी हो सके, ऑब्वियसली 4-5 लॉन्च तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद धड़ाक से बड़ा रॉकेट बनाया। आप देख लीजिए स्पेस एक्स भी यही किया कि फाल्कन 1 बनाया, फाल्कन 5 बनाने की जगह तो सीधे वो फाल्कन 9 चला गया। जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आप पेलोड लॉन्च कर पाएंगे और पेलोड आपको पैसा देता है। तो पेलोड पे ही सारा काम होता है और फिर आप जल्दी जल्दी लॉन्च करो। तो इसीलिए ये किया जा रहा है कि अभी समझिए इलेक्ट्रॉन अभी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट में गिनाता है और अभी ही इसको रिटायर कर रहे हैं। मतलब अभी रिटायर नहीं कर देंगे, अभी काफ़ी साल तक इसका बुकिंग रहेगा, लेकिन मतलब तुरंत जेन 2 पे काम हो रहा है। तो हिसाब ये समझिए कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन से बहुत चीज़ सीखा है, खासतौर पे री एंट्री के मामले में। ये इलेक्ट्रॉन को री एंट्री करा चुके हैं कई बार। और इनका हिसाब यह है कि रॉकेट के गेट्स में स्पीड का कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है सिर्फ थर्मल लोडिंग का। अगर थर्मल स्ट्रेस अगर आपके रॉकेट पे कम पड़ता है, आराम से आप रीयूज कर सकते हैं। नहीं पड़ रहा है, बहुत मतलब मेहनत करना पड़ेगा हीट शील्ड्स पे। और ये इन्होंने फाल्कन 9 को भी स्टडी किया है। ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में कहावत है, यू डू इट फर्स्ट और यू डू इट बेटर। यानी कि अगर आप मतलब कोई इंजीनियर में कोई चीज़ बना लेते कि मैंने ये पहला बनाया दुनिया का, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कभी नहीं होगा। वो सिर्फ होगा कि हाँ आपने पहला बनाया, और फिर बहुत सारी कंपनी उसको देख के सीख के समझ गई, आपने जो 10 गलती किया उस 10 गलती को हटा के वो 5 गलती
गलती कर देगी, वो करके जनरली लोग करते हैं। तो इन्होंने सिंपल हिसाब लगाया कि डायमीटर बड़ा करो। फाल्कन 9 बहुत गरीब थे जब बनाया गया था इलॉन मस्क, तो हिसाब ये हुआ कि ये इसको ऐसा बनाया था कि रोड पे स्पेशल परमिट ना लेना पड़े, क्योंकि स्पेशल परमिट के लिए पहला तो कोई खास रोड खोजना होगा जहाँ पे ब्रिज व्रिज ना हो, खूब सारे साइंस नहीं हो, वो वही मतलब राउटिंग बहुत मुश्किल हो जाता है, प्लस स्पेशल परमिट लेना पड़ता है जो कि बहुत महंगा पड़ता है। ये सब के लिए परमिट चाहिए, लेकिन इस सबका परमिट समझिए कुछ सस्ते में नहीं पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपका रॉकेट बहुत बड़ा है कि जहाँ पे आपको क्लियरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत महंगा हो जाता है। तो मतलब समझिए नासा के पास इतना बजटिंग था कि जब वो स्पेस शटल को इधर उधर कर रहे थे उसके हिसाब से रोड को ग्रेड करा दिया गया, सारा टेस्टिंग वेस्टिंग है, ये नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो फाल्कन 9 के केस में इन्होंने बहुत पतला बनाया, ये रॉकेट जरूरत से ज़्यादा पतला है, इतना पतला नहीं होना चाहिए था, और यही गलती को सबसे पहले ये लोग सुधार रहे हैं। ये रॉकेट का डायमीटर जो है 7 मीटर है इसके कंपेयर में, ये बहुत छोटा है, इसका मतलब ये इसके अंदर घुस जाएगा, ये बहुत छोटा है डायमीटर के मामले में। तो डायमीटर छोटा करने से फायदा होता है आपका हाइट कम हो जाता है, हाइट कम हो जाता है यानी कि आप जब एटमोसफेयर में री इंटर करें कंट्रोलेबल ज़्यादा हो जाता है। तो ये सबसे पहला इसका कमी था, और ये कमी भी कहना गलत होगा, ये कहना समझिए उस टाइम का लिमिटेशन था, उनके पास उतना पैसा नहीं था, जैसे ही पैसा आया तो क्या बना रहे हैं, स्टारशिप बना रहे हैं। स्टारशिप का क्या फायदा है, बड़ा डायमीटर है, तो हिसाब भी समझिए कि डायमीटर का इन्होंने गलती सॉल्व किया, ठीक है। फिर कनाट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रिड फिन जो है इसमें लगाए काम किए करता है, लेकिन आप तो ग्रिड फिन का बहुत पहले से देख रहे होंगे, ग्रिड फिन मेल्ट हो जाता था शुरू शुरू में, क्योंकि स्टील वो बहुत भारी हो जाता था, एल्युमिनियम मेल्ट कर जाता था, फिर धीरे में एंड में टाइटेनियम में आया, और टाइटेनियम कोई सस्ता मेटल नहीं है, तो इसीलिए ये लोग कनाट पे कोशिश कर रहे हैं। और फिर लैंडिंग लेग्स भी जो है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसे फिक्स कर दे रहे हैं, और सिर्फ नीचे मतलब छोटा सा फुट रहेगा जो अप डाउन होगा, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम रहेगा और फेलियर पॉइंट भी कम हो जाएगा। और जो ये इंजन लॉन्च करने वाले हैं इसका नाम देंगे आर्किमिडीज इंजन जो है, और ये काम करेगा मतलब समझिए लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन पे। ये भी इसके कंपेयर में बेनिफिट इनको मिल जाएगा फाल्कन 9 का कंपेयर में, कि फाल्कन 9 का इंजन जो है सुट बहुत क्रिएट करता था, क्योंकि RP1 है यानी किरोसिन में, तो सुट के कारण वो इंजन मतलब जल्दी ही स्वाहा हो जाता था, कुछ कर नहीं सकते थे। हाँ, ये प्रॉब्लम रैप्टर के साथ नहीं है, मर्लिन इंजन का प्रॉब्लम है, रैप्टर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लोग जो आर्किमिडीज बना रहे हैं, आर्किमिडीज बनाया जा रहा है कि मीथेन पे चले, ताकि रीयूज करने के लिए उनको ये नहीं रहे कि इंजन अपने ही सुट से बर्बाद हो जा रहा है। इसीलिए देखिए जब फाल्कन 9 रीयूज होता है तो पूरा काला, मतलब रॉकेट सादा स्टार्ट होता है, देखते देखते काला होते जाता है, क्योंकि इंजन गंदा कर रहा है इसको। और ये ओपन साइकिल है, यानी कि जो गैस जनरेटर चलाएंगे, ये गैस जनरेटर का जो एग्जॉस्ट है वो सीधे बाहर छोड़ देते हैं, कि मतलब उनको लोड ही नहीं लेना है। और इनका 7 होगा फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि इंजन थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, और फर्स्ट मतलब सेकंड स्टेज पे सिर्फ एक इंजन रहेगा। और फेयरिंग के मामले में ये लोग बहुत नया डिज़ाइन ट्राई करना चाह रहे हैं। इनमें यह है कि फेयरिंग को सेकंड स्टेज से अटैच ना करके फर्स्ट स्टेज में करो। फर्स्ट स्टेज का मतलब कौन, मतलब बोला डायमीटर बहुत बड़ा है, डायमीटर का ये फायदा रखना चाहते हैं कि वो सीधे मतलब समझिए सेकंड स्टेज उसके अंदर डाल दें, ताकि फेयरिंग वहीं का वहीं अटैच रहे। फेयरिंग खोलें, सेकंड स्टेज को इजेक्ट करें स्प्रिंग से, और उसके बाद वो फायर होकर ऊपर चला जाएगा और फेयरिंग आराम से रिकवर कर लेंगे। इसका ये समझिए कि ये 8 टन तक आपको आराम से लोअर ऑर्बिट ले जा सकता है रीयूजेबिलिटी के साथ, और अगर आपको है कि बहुत भारी चीज़ भेजना है तो 15 टन तक भेज सकते हैं। तो ये डिज़ाइन है, ये अभी मतलब इनका इनिशियल डिज़ाइन गोल्स है। तो बात है एंड गेम क्या है इनका, एंड गेम यही समझिए कि ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में ही बात हो रहा है। सारा खेल है इनका ऑपरेशनल कॉस्ट पे है, क्योंकि अगर ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं घटा पाते हैं, या तो मतलब पर लॉन्च के हिसाब से आप देखें तो ये कुछ मतलब बिक जाएंगे। ये हर कंपनी के साथ होता है कि बहुत जगह पे आप सुनते होंगे बहुत सारी चीज़ में छोटी कंपनी कभी नहीं टिक सकती, जैसे कि एयरलाइंस इंडस्ट्री में कोई भी छोटी कंपनी नहीं टिकती, हमेशा बड़े से बड़े ही टिक पाते हैं। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ऑपरेशनल कॉस्ट कोई भी चीज़ का फिक्स हो जाता है कि आपको इतना देना ही पड़ेगा, तो उसमें आप ज़्यादा वर्क निकालना चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क निकालें। तो अगर आपका रॉकेट ही छोटा है तो आप कहाँ से बड़ा वर्क निकालेंगे। फिलिस, ये समझिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन बनाया गया था तो इसमें ज़बरदस्ती का ये रीयूजेबिलिटी डालता है कि क्या होगा, पैराशूट डाल देंगे, क्या होगा, ऐसे ऐसे करके ज़बरदस्ती का इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब डिज़ाइन बनाया नहीं गया था उस हिसाब से। यहाँ पे वो लोग स्टेज 1 से, मतलब जैसे कि स्पेस एक्स पूरी ठंडे दिमाग से बैठ के कि हाँ हमें एक रीयूजेबल रॉकेट बनाना है, और तब स्टारशिप को डिज़ाइन कर रहे हैं। अलग डिज़ाइन है फाल्कन 9 के कंपेयर में, यहाँ पे भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में न्यूट्रॉन का डिज़ाइन एकदम अलग है, क्योंकि शुरू से बैठ के हमें इसे रीयूजेबल बनाना है, नौटंकी नहीं करना है, शांति से रीयूजेबल बनाना है। और इनका टारगेट है जो कि ये टनेज के हिसाब से ये बहुत स्वीट स्पॉट में है, कि यानी कि अगर ये इनका रॉकेट सही दाम पे सही केडेंस पे काम कर पाता है, बहुत बुकिंग आएगी। क्योंकि आप कह सकते हो कि अरे लोगों को ज़्यादा बड़ा लॉन्च नहीं करना पड़ता, लेकिन हर टाइम डिमांड नहीं आता, मतलब 1-2 सैटेलाइट का डिमांड आता है, जैसे जेम्स वेब इसके ऊपर नहीं डाल दिया जाएगा, लेकिन उतना अगर डिमांड ना हो तो यही हो। और ये टारगेट कर रहे हैं 100% को कवर नहीं करने का, ये टारगेट कर रहे हैं कि भैया 90% के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब राइट टूल फॉर द राइट जॉब करना चाहते हैं। और इससे ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, क्योंकि अभी जिस स्पीड पे ये कंपनी चल रही है कुछ साल में स्वाहा हो जाएगी। ये हर रॉकेट कंपनी के साथ होगा जो छोटे रॉकेट से इस्तेमाल करते हैं। अगर वो बड़े रॉकेट जितना नहीं पहुँच पाते हैं, वो मतलब रहेंगे, आएंगे, प्रॉफिटेबल होगा, फिर लेस प्रॉफिटेबल होगा, फिर खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इनको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चाहिए बड़ा रॉकेट, ताकि ये डॉलर्स पर किलोग्राम कर सके, कम कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर फाल्कन 9 को कंपेयर करें, फाल्कन 9 जो राइड शेयरिंग दे रहा है, राइड शेयरिंग में जो ये इतना कम कर दे रहे हैं कि कोई कंपेयर नहीं कर रहा, मतलब आप समझिए $1,00,000 को कंपेयर करना पड़ा कई करोड़ डॉलर से।
तो कंपटीशन ही नहीं, कोई भी बड़ा कंपनी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर अगर सैटेलाइट बस बना लेता है डिलीवरी करने के लिए, वो छोटे रॉकेट को धो के हटा देगा और उसको ऑपरेशनल कॉस्ट उतना ही देना है जितना आपको देना है, तो मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट है। तो घुमा फिरा के हमेशा बड़ा रॉकेट बेटर रहता है, तो इसीलिए छोटे रॉकेट से गाड़ी खोलिए लेकिन तुरंत बड़े में आ जाइए, नहीं तो टिक नहीं पाइएगा। और इससे बड़े लॉन्च का भी ये मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। बड़े सैटेलाइट पे इनका मेन टारगेट है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को अगर कैप्चर कर लेते हैं बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो एंड गेम यही है कि समझिए कि मार्केट में आ गए, सक्सेसफुल हो गए, लेकिन इनको भी पता है कि ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे अगर वो उसी इलेक्ट्रॉन पे ही भागते रहे तो इसीलिए तुरंत मतलब आप स्टेज 2 की तैयारी करें। जैसे फाल्कन 1 जो बनाया गया था, स्पेसएक्स तुरंत फाल्कन 1 को डंप क्यों कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये छोटे रेस का घोड़ा है, लंबी रेस के लिए उनको फाल्कन 9 चाहिए था। यहाँ पे भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन छोटी रेस का घोड़ा है, भारी रेस का घोड़ा के लिए इनको न्यूट्रॉन चाहिए। अब बात करते हैं टाइमलाइन। यहाँ पे मैं आपको जरूर कहूँगा, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं कि इतना बढ़िया बढ़िया सीजी दिखा दिया जा रहा है, ये सिर्फ सीजीआई है, तो थोड़ा ठंडा रखें, ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। और ये समझिए कि अभी बहुत सारी चीज़ चेंजेस होंगे, फिर मुझे इस डिज़ाइन में काफ़ी सारी चीज़ देख के लग रहा है कि ऐसा आप सही में कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है फिजिक्स बना कर रहा है। बात यह कि इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ आप जब मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हो तो अच्छा ऐसे कर देते हैं ना, ये होता है। इसे मतलब इसी को तो कहते हैं, इसीलिए हम लोग प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, स्टारशिप का जो एनिमेशन आया था उसमें ग्रिड फिन 90 ये मतलब 90 डिग्री अपार्ट से फिर चेंज हो गया, रियल वर्ल्ड में जो बनाया गया उसमें चेंज हो गया, इसमें भी वैसा ही बहुत सारा चीज़ चेंज होगा। जैसे मुझे ये फेयरिंग एकदम नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि फेयरिंग में 4 सेक्शंस हैं, यानी कि बहुत सारा सीम है। सीम का मतलब होता है जहाँ पे उनको आपको लैचिंग देना पड़ेगा, लैच लॉक करने के लिए, और इतना ज़्यादा लैच होगा तो मुझे वही फेलियर पॉइंट लग रहा है कि आपने खोल दिया, इजेक्ट कर दिया, बल्ले बल्ले, लेकिन जब आप लॉक करेंगे सारे लैचेस सही से लॉक होने चाहिए, नहीं तो ये जब एटमॉस्फेयर में री एंट्री करेगा, एटमॉस्फेयर का शॉक मतलब अगर एयर अंदर घुसने लगा, एयर प्रेशर बढ़ गया, ये डैमेज हो जाएगा। तो देखिए क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ चेंज होगा ही, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ जो इंटरनल चेंज हो सकता है, जो अभी ऑब्वियसली ये सीजी है, इसमें थोड़ा ही कुछ है, जो इंटरनल डिज़ाइन उसमें चेंजेस होंगे। अब बेस रॉकेट का टारगेट टाइमलाइन रखा जा रहा है 2024 में, कि रॉकेट लॉन्च तो एटलीस्ट 2024 में हो जाना चाहिए, तो कर सकते हैं 2025 में तक में तो आराम से हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, रीयूजेबिलिटी करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि भले ये शुरू के दिन से बना रहे कि भैया हम इसे रियूजेबल रखेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ होता है जो आप बना लो, टेस्ट करो, तभी पता चलता है कि वो होगा कि नहीं, तो इसी कारण से रियूजेबिलिटी में थोड़ा टाइम और लगेगा। और ये ह्यूमन रेटिंग करना चाहते हैं, वो बहुत टाइम खाएगा। कारण ये है कि इनके पास कोई कैप्सूल नहीं है ना, जैसे कि स्पेसएक्स के पास फाल्कन 9 एक अलग डिपार्टमेंट है और ड्रैगन कैप्सूल अलग डिपार्टमेंट है, वो दोनों डिपार्टमेंट साथ आए तभी जाके फाल्कन 9 के पास यानी स्पेस एक्स के पास अब एक ऐसी मतलब व्हीकल है जिसे ह्यूमन रेटिंग दे सकते हैं। वो कर पाना इसमें थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन टाइम लगेगा। प्लस चूंकि इसका टनेज कैपेसिटी छोटा है, तो जो कैप्सूल में ज़्यादा लोग को भी ये नहीं डाल पाएंगे, सो ही उसके साइज का कैप्सूल बनेगा, तो वो भी तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो टाइमलाइन के मामले में मैं कहूँगा कि अभी ये लंबा है, अभी आपको एटलीस्ट 4-5 साल तक तो कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको, देख मतलब चांसेस बहुत कम है कि फुल स्केल टेस्टिंग आपको 4-5 साल के अंदर देखने को मिले। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन रॉकेट का बड़ा भाई यानी कि न्यूट्रॉन रॉकेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक करते दोस्तों, शेयर करते, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान लीजिए बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।